हेलो दोस्तों, कैरियर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी को। और जो हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है वो आपके प्री और मेंस के बेस पे चल रहा है, एमपीपीएससी के। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इससे लगा पाएंगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियोज़ में आपके साथ जो लेके आऊँगा डीपीएसपी के बाद, वो कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, बट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चन उसमें से भी आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन बन ही जाएंगे आप लोगों के मेंस के अंदर। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का होगा यूनियन एंड टेरिटरी, संघ एवं उनका क्षेत्र। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 3 पार्ट 4 देख लिया है और पार्ट 4 देख लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 3 में क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट्स थे। पार्ट 4 में क्या थे, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। और पार्ट 4 क्या था, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 की, मैं वैसे छोड़ने वाला था इस चीज़ को, लेकिन अब चूंकि आप लोगों के सिलेबस में है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टच करा देता हूँ, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को उस दिन पार्ट बताए थे, पार्ट 1 की बात करूं, इसमें अगर 1 to 4 की मैं बात करूं, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से लेके 4 की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर बात की गई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उनका क्षेत्र। हमारे जो इंडिया का जो यूनियन है और जो उसकी टेरिटरीज है उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि हमारे देश का नाम क्या होगा। हाँ, ये लिखा गया है, लेकिन इसमें क्या दो बातें छिड़ गई थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को इसका जो मॉडर्न नाम है वो देना चाहिए इंडिया, एक नाम देना चाहिए इंडिया। और कुछ लोगों का मत था कि इसका दूसरा नाम जो होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रेडिशनल नाम, जो है उसका जो पुराना नाम है, ट्रेडिशनल नाम जो है वो होना चाहिए भारत। भारत। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, बाद में क्या डिसाइड किया कि हम लोगों को इसका नाम दोनों ही रख देते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया कॉमा दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो हम लोगों ने इसको दोनों नाम दिए हैं, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है, भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, हम लोगों ने इसके दोनों नाम दिए हैं। अगर मैं बात करूं कि हम लोग इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि क्या है इंडिया क्या है, तो मैंने जैसे बात की थी कि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल और यूनियन दोनों का मिक्सअप है। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसको अपन बोलेंगे संघ, यूनियन मतलब संघ। वैसे तो इसको संघ ही बोला जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्यों होगा, अब ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इसमें फेडरल की काफी चीजें दी गई हैं, इसलिए इसको मन फेडरल स्ट्रक्चर बोला गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया है कि इसको हम लोग फेडरल क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग फेडरल क्यों बोल रहे हैं। इसके दो उन्होंने कारण बताए हैं। पहला तो ये है कि जो हमारा इंडिया है वो किसी भी स्टेट को बाध्य नहीं कर किया था। जब वो इंडिया बना था तो किसी भी स्टेट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था, किसी को भी बाध्य नहीं किया था कि आप लोग हमसे जुड़ जाएं। बाध्य का मतलब सीधे सीधे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए रिजल्ट, किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था जिससे वो एग्रीमेंट लेगा कि भाई हम तुम्हारी स्टेट में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, क्या आप लोगों को जैसा पता है कि हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी 52 के ऊपर, मतलब 550 के ऊपर प्रिंसली स्टेट थी। तो क्या हम लोग सब लोगों के पास गए थे और हम लोगों ने सब लोगों से साइन लिए थे कि भैया एग्रीमेंट है हम लोगों का और हम लोगों की ये शर्त होंगी, हम लोगों की ये शर्त होंगी, इसीलिए हम इनसे जुड़ेंगे। हाँ, 3 स्टेट की बात की जाए तो अलग अलग है, जम्मू कश्मीर वगैरह की बात की जाए तो अलग अलग है। लेकिन ये किसी भी स्टेट का किसी भी राज्य का एग्रीमेंट नहीं था, मतलब ये जोड़े नहीं गए थे किसी भी एग्रीमेंट के बिना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, याद रखना, एनी एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है किसी भी स्टेट में अमंग
स्टेट। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों का जो यूनियन है, इसीलिए इसको हम यूनियन नहीं बोल रहे, इसीलिए इसको हम फेडरल बोल रहे हैं, संघ नहीं बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूनियन क्या होगी? किसी भी एग्रीमेंट होगा किसी भी स्टेट का उससे जुड़ने में। अब एग्जांपल दूं कि हमारा जो अमेरिका है, यूएसए, हमारा क्योंकि वर्ल्ड एक ही है, अमेरिका जो है उसकी जो स्टेट्स हैं उनमें एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग आपके देश से जुड़ेंगे, तो हम लोग आपके देश से जुड़ेंगे, तो एक एग्रीमेंट था, उससे इन लोगों ने एक संघ बनाया। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम लोग किसी भी एग्रीमेंट में किसी को नहीं बांधा है। तो ये हो गया अपना पहला कंडीशन, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। दूसरी चीज कि हम लोगों के पास मतलब किसी भी स्टेट के पास कोई भी हक नहीं है कि वो इस देश से बाहर जा सके। नॉट अ राइट टू ससीड फ्रॉम फेडरेशन, नो राइट टू ससीड फ्रॉम फेडरेशन। अब फेडरेशन बोल दिया मैंने, फेडरलिज्म की बात चल रही है, तो कोई भी हक नहीं है बाहर निकलने का। अब जैसे अगर आप बोलो, जैसे अभी आजकल किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें मुद्दा चल रहा है कि हमें खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, तो वो लोग देश से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए राजद्रोह का केस भी लग जाता है लोगों पे कि नहीं आप लोग देश से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा यूएसए के केस में नहीं है, यूएसए में तो उन लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है, उनकी मर्जी है, वो किसी भी करके कभी भी बाहर जा सकते हैं, उन पर राजद्रोह का केस नहीं लगेगा स्टेट को। लेकिन जाना भी कौन चाहेगा यूएसए से बाहर? तो नो राइट टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन, मतलब फेडरेशन से बाहर जाने का कोई हक नहीं है। ठीक है, इतनी मैं बात कर लूं। अब मैं जैसे मैं बता दूं, ये वाली चीज तो क्या बोली थी, बी आर अम्बेडकर ने बोली थी कि हम लोग इन दो कारणों की वजह से हम उसको अपन फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो अपने पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में दिया गया, 1 to 4 में अगर मैं बात करूं पूरे के पूरी की बात की गई है। अगर मैं बात करूं इंडियन टेरिटरी जो है, इंडियन टेरिटरी है उसको 3 कैटेगरीज में अपन लोगों ने डिवाइड किया। टेरिटरी मतलब इंडिया का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, भारत के क्षेत्र को अगर हम बात करें, टेरिटरी इंडियन, भारत के क्षेत्र को अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से आपको भी पता होगा? एक तो हो गई आप लोगों की टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ स्टेट का मतलब आपका क्या हो गया? राज्य का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र। दूसरा हो गया यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, आप लोगों को भी पता है यूनियन टेरिटरी का मतलब संघीय क्षेत्र, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी। तीसरी कैटेगरी है कि अपने इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी बाहर की टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है फ्यूचर में, बाहर की जो भी टेरिटरी होगी उसको वो एक्वायर कर सकती है फ्यूचर में, तो वो भी अपना क्या हो जाएगा? इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। टेरिटरी that may be acquired by इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय। अब आजकल तो बहुत मुश्किल होने लगा है इस चीज को कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे एक्वायर बहुत आसानी से किया जा सकता था। अब एक्वायर करने के भी अलग अलग टाइप है, मतलब वो मैं आपको बताता चलूंगा आगे। एक्वायर करने के भी अलग अलग तरीके हैं। अब एक्वायर कैसे किया जा सकता है? देखो, सबसे बड़ी बात जो एक्वायर करने में सबसे बड़ी पहली कंडीशन जो होगी वो आपको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसको एक्वायर किया जाएगा। इंटरनेशनल, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सीधा लिया और एक्वायर कर मारी। दूसरी चीज, अगर आपको बाहर की टेरिटरी एक्वायर करनी है तो इंडिया में आपको किसी भी स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? किसी भी स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको अमेंडमेंट बताऊंगा तो आपको मैं बताता चलूंगा, लेकिन अभी भी आप दिमाग में रखें कि इंडिया के जो यूनियन है, जैसे मैंने आपको बताया था 7 शेड्यूल में हम लोगों ने कुछ लिस्ट बांटी थी, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
और कॉन्करेंट लिस्ट की जब मैंने बात की थी, तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर उनको हक है कि किसी भी बाहर की स्टेट को अगर वो एक्वायर कर रहे हैं, किसी भी एक बाहर की स्टेट को अगर वो एक्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको किसी भी इंडियन स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। आई मीन टू से कि आर्टिकल 368 जो मैंने बात की थी अमेंडमेंट जो आता है, अगर आर्टिकल का खुद को आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना हो तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट लेके आने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग अमेंडमेंट्स नहीं लाते, जरूरत ही नहीं है उसको लाने की, और आप लोग यूनियन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। अब यूनियन टेरिटरी को भी एक्वायर किया जा सकता है 3 तरीके से। आप इतनी डीप में जाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा ही फिर भी बता दूं। पहली बात होता है सिसीड। सिसीड मतलब बाहर की टेरिटरी को अपने अंदर लेके आना। कैसे? या तो कोई गिफ्ट दे दे आपको, या कोई गिफ्ट दे दे, या फिर आप उसको खरीद लो, परचेस कर लो, जो आजकल क्या कर रहा है चाइना कर रहा है, लोन देने के बाद वो डायरेक्ट की डायरेक्ट उसको खरीद पा रहा है। तीसरी चीज प्लेबिसाइड करा दो, मतलब कहीं भी जाओ और सीधा आप बोल दो। अब जैसे जम्मू कश्मीर में जो बात अटकी पड़ी थी इतने दिनों से, क्या चल रहा था कि आपको प्लेबिसाइड कराना है, वोटिंग करानी पड़ेगी किसी की कि आप लोगों को कहाँ रहना है। अब पहले के टाइम पे भी जैसे मैंने बताया था कुछ स्टेट्स थी जिनको आप लोगों ने प्लेबिसाइड से अंदर किया था, मैं आगे चल के आपको बताता जाऊंगा। ऐसे अगर दूसरी में बात करूं तो ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं किसी भी उसका, कि आप हथियाना जिसको बोल सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से हथियाना। जैसे अगर मैं बात करूं, अगली बात करूं, कॉन्केस्ट करते हैं, जीत सकते हैं उसको, कैसे भी करके जीता जा सकता है किसी भी स्टेट को। तो इतने हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं, टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं इंडियन टेरिटरीज को। तो 3 कैटेगरीज में हमने बांट दिया। अब अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, आज के टाइम की बात करूं, तो आप लोगों के पास कितने टेरिटरी ऑफ स्टेट है, कितनी स्टेट है अपने पास? 28, 28। ये लेटेस्ट है, बुक्स में जब भी लिखा हो 28। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9। पहले 7 थी, 9 हो गई है, लद्दाख वगैरह याद है ना आप लोगों को। तो यूनियन टेरिटरी आपके पास 9 हो गई है। तो ये आप लोगों की यूनियन टेरिटरीज, और उसकी मैं बात कर चुका हूं। अब मैं आगे बात करता हूं सीधा सीधा कि कुछ जो स्टेट्स हैं, डस्टर, कुछ जो स्टेट्स हैं उनको किस किस पार्ट में डिवाइड किया है और कहां कहां डिवाइड किया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ स्टेट्स में, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ स्टेट्स में। वो मैं कौन कौन से आर्टिकल की बात करूंगा? वो मैं बात करूंगा आर्टिकल 370, स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा आर्टिकल 370 के बारे में, 370 के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। ये क्या है? टेम्परेरी था, टेम्परेरी प्रोविजन था। ये सब लोगों को पता है, क्योंकि नॉर्मल जितना भी बंदा जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है सब लोगों को पता है कि टेम्परेरी प्रोविजन था 370 आर्टिकल का, जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस कुछ अलग अलग स्टेट्स में दिए हैं, जिसके अपन बात करेंगे। स्पेशल प्रोविजंस अगर मैं 371 की बात करूं, 371 की बात करूं तो ये कौन सी स्टेट के लिए है? महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्योंकि जो पहली जो स्टेट थी, मैं बताता हूं उसके बारे में, पहली जो स्टेट थी जिसको हम लोगों ने तोड़ा था, डिवाइड किया था, मतलब बंबई से डिवाइड करके 2 स्टेट निकाल दी थी, महाराष्ट्र और गुजरात। वो कब निकाली थी? 1960 में, आई थिंक 1960 में, 1960 में जो थी वो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। अब लिंग्विस्टिक बेस की बात मैं बात करूंगा, लेकिन एक स्टेट से तोड़ा गया था इन लोगों को, तो आर्टिकल 371 में हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजंस दे दिए थे। अब मैं अगर बात करूं आर्टिकल, अब 371 जितने भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, याद रखना, जितने भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं वो आर्टिकल 371 के अंदर ही दिए हैं। आर्टिकल 371 के अंदर इन लोगों ने क्या किया? सीधा सीधा आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई और जे, ए से लेकर जे तक
ए से लेकर जे तक। अब ये 371 चल ही रहा है, 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी, 371 एफ, 371 जी, 371 एच, 371 आई, 371 जे, ये दिए ही हुए हैं, ठीक है। इसमें बात की है इन्हें अलग अलग स्टेट की। अब मैं अगर सिंपल आपको बात करूं, जो मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, पूरा पश्चिम क्षेत्र से। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी आ जाएंगी अपनी, वही नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अपनी अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप की चीजें आएंगी। तो अब कौन इतना रटेगा कि कैसे इसको रटे हैं, तो इसकी छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है, वो मैं आपको पहले ये लिस्ट बनाया था, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो अगर मैं बात करूं एक ही, इसके अंदर रखा गया स्पेशल प्रोविजंस ऑफ नागालैंड, नागालैंड, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ नागालैंड। दूसरी अगर मैं बात करूं तो, दूसरी मैं बात करूं तो उसकी मैं बात करूंगा, उसको बोलूंगा मैं मणिपुर, असम, असम। क्या है? मैं इतना दिमाग में रखता नहीं स्टेट के नाम। नागालैंड, दूसरी बात करूं मैं असम, तीसरा हो गया मणिपुर, मणिपुर, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया जो डी है। अब याद रखना डी और ई, डी और ई, ये बात की है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब चूंकि ये साउथ में आ गया इसीलिए मैंने इसको अलग बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि आंध्र प्रदेश की बात की है डी और ई में। अब डी में बात की है वो है स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चल रहा है सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। और अगर ई की बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर ही, ये सब आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट का, इसीलिए लोग बीच में ये डाल दिए, इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं आंध्र प्रदेश की, वो डी और ई में बात की गई किसके, 371 के। याद रखना ये 371 में लिख नहीं रहा हूं, ले लिख देता हूं अभी भी, 371 371 371 आर्टिकल है ये, 371 371 371 371, ये आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर बात की गई है। अगर मैं बात करूं एफ की, अगर मैं बात करूं एफ की, तो उसमें बात की गई है सिक्किम की, सिक्किम, सिक्किम की बात की गई है। ऐसी 371 जी में अगर मैं बात करूं, जी में बात करूं, उसकी बात की गई मिजोरम की, मिजोरम, मिजोरम। अगर मैं बात करूं जी की, उसमें बात की गई है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए आप लोगों के नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट। आपको पता है 7 है, लेकिन इसमें स्पेशल प्रोविजंस की किसकी बात की है, इन 6 की। अब आई और जे क्या है, आई हो गया आपका गोवा, आई हो गया आपका गोवा, और जे हो गया कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटक जो हो गया आपका, जे हो गया। तो गोवा और कर्नाटक। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक जो अगर मैं आपको बताऊं, अपने नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में बात करूं, तो मैंने सिंपल सी ट्रिक बनाई है, क्या है, सीमा, नाम सीमा, NAMSIMA, नाम सीमा। अब नाम में A B C D और E तो आपको याद है, अरुणाचल प्रदेश पहुंच गया, FGH, FGH। तो आर्टिकल 371A क्या हो जाएगा, नागालैंड, आर्टिकल 371B असम, आर्टिकल 371C मणिपुर, मणिपुर। अब याद रखना मणिपुर, क्यों, स्पेलिंग से देखते जाओ, मणिपुर, मेघालय, मेघा में ई आ रहा है, मणि में ए आ रहा है, याद रखना मेघालय और मणिपुर। मणिपुर छोटा माँ हो गया, इसके बाद ही तो मेघालय आएगा, डिक्शनरी देखना आती होगी। तो ऐसे इसकी मैं बात करूं सिक्किम,
एफ की, जी की बात करूं मेघालय, ए की बात करूं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इसको अगर सीमा भी लिख सकते हो, सीमा भी कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने इसको सीमा ही रखा है, दिमाग में रहेगा ये चीज है, नाम सीमा 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच जे तक। ये स्पेशल प्रोविजंस कुछ दिए हैं किसी किसी स्टेट में, ये आपके स्पेशल प्रोविजंस हो गए। अब मैं अगर बात करूं कुछ स्पेशल प्रोविजंस आपको कुछ और स्टेट्स में दिए हैं, तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि जो आपका शेड्यूल जो है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप लोगों के कुछ शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। जैसे मैंने बताया 6 में आजकल क्या आने लगा है, लद्दाख भी आने लगा है, तो उनकी भी बात की गई है। तो इनको ये क्या है ना, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 और ये सारे के सारे आर्टिकल है, इनको स्पेशल प्रोविजंस में बांट दिया गया क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इतनी सी इनने बात की है। अब मैं अगर छोटा सा एक डिस्कशन करूं कि अगर कोई बोल रहा है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया है, दो बातें की जाती हैं भैया, एक तो यूनियन है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर मैं किसी को बोलूं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अगर मैं दूसरी बात बोलूं यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, तो क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? मतलब अगर भारत के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं और भारत का संघ की अगर मैं बात करूं, तो क्या दोनों एक ही होंगे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसका जो मतलब है थोड़ा सा बड़ा है यूनियन ऑफ इंडिया से। क्यों? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर केवल हम स्टेट्स देखेंगे, इंडियन स्टेट, जो पहली बात मैंने की थी, इंडियन स्टेट, टेरिटरी ऑफ स्टेट टेरिटरी जो भी है, आप लोगों की इंडियन स्टेट की बात होगी, वही 28 स्टेट। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो मैंने बताया था कि हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और द स्टेट विच मे बी एक्वायर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर एट एनी टाइम। बोला था मैंने कि इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी और वो क्षेत्र जो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा भविष्य में कभी भी एक्वायर किए जा सकते हैं। ठीक है, भविष्य में कभी भी एक्वायर किए जा सकते हैं, तो वो अपनी हो गए क्या, इंडियन स्टेट। तो क्या हो गया, इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी और फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर टेरिटरी बोल सकते हैं, मैं तो टेरिटरी जो भी होगी बाद में कर सकते हैं। तो कभी भी अगर तुमसे कोई पूछे कि यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संघ और भारत के क्षेत्र एक ही जैसे है, नहीं, भारत का जो क्षेत्र है वो बड़ी उसमें आता है, ब्रॉड में आता है, और यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स गिनी जाती हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। अगर मैं छोटे छोटे आर्टिकल की बात करूं, पहले में तो यही बात आ गया कि क्या यूनियन है क्या टेरिटरी है। तो आर्टिकल 2 की अगर मैं बात करूं, सिंपल से दो आर्टिकल है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में अगर बात करूं तो उसमें हम लोगों ने बात क्या किया है कि किसी भी न्यू स्टेट को हम लोग बना सकते हैं, किसी भी न्यू स्टेट को बना सकते हैं। न्यू स्टेट की इसमें बात की है कि हम लोग कोई भी न्यू स्टेट बना सकते हैं। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर मिली है, आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर मिली है कि वो किसी भी न्यू स्टेट को बना सकती है। कैसे? कि अगर कोई भी एक स्टेट को सेपरेट कर ले या फिर दो स्टेट को जोड़ ले, उन सबको मिला डुला के मतलब उसको तोड़ मरोड़ के एक स्टेट बना दे। पहली पावर क्या मिली है पार्लियामेंट को कि किसी भी दो स्टेट या 3 स्टेट, जितनी भी स्टेट है उनको मिला के एक बना दे, कुछ भी यार मतलब उसका चेंज कर दे। दूसरी पावर क्या है, किसी भी स्टेट का जो एरिया है, किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको वो बढ़ा सकती है पार्लियामेंट, और किसी भी स्टेट का एरिया है वो घटा भी सकती है। याद रखना, किसी भी स्टेट का
एरिया घटा भी सकती है, या फिर बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, अल्टर। जरूरी थोड़ी है कि ये वाली बाउंड्री, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ये अल्टर कर सकती है। अगर मैं बात करूं कि नाम बदल सकती है, हाँ नाम भी बदल सकती है। अब मैं बताऊंगा कैसे, एग्जांपल के तौर पे, मैं बताऊं कि जो सबसे पहले जो नाम बदला गया था, सबसे पहले हमारी जो देश में जो नाम बदला गया था, वो बदला गया था 1950 में। 1950 में उस टाइम पे एक स्टेट हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविजंस, यूनाइटेड प्रोविजंस, यूनाइटेड प्रोविजंस, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। सबको पता है उत्तर प्रदेश। 1950 सबसे पहले इसका नाम अल्टर किया गया था। और आखिरी बार जो नाम बदला था, आखिरी बार, क्योंकि पहला और आखिरी दिमाग में रखना होता है, 2011 में बदला था। उड़ीसा का नाम उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया था, उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया था। अगर मैं बोलूं ओडिशा नाम था पहले, ORISSA, अब उसका नाम क्या कर दिया है, ओडिशा। अब तो सबको वाला नया नाम तो पता ही है, ओडिशा। तो ये 2011 में इसका नाम कर दिया गया था साथ में। अब आप देखें कि अब लोग उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, उसकी जो नेम है वो भी अल्टर कर सकते हैं। तो हम लोगों में और जो अमेरिका की जो यूनियन और टेरिटरीज हैं, उसमें अंतर क्या आया, अब चूंकि कुछ कुछ ना आपके कंपैरिजन भी दिखे जाते हैं, तो अमेरिका में और इंडिया में अंतर क्या आया। देखो अमेरिका में जो होता है, उसमें आप अमेरिका की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते। इट मींस उसकी, अमेरिका की जो टेरिटरी है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। और उसकी जो स्टेट है, जैसे मैंने बताया था कि वो क्या है, आप लोगों के एक एग्रीमेंट से बंधी हुई थी। तो जो स्टेट है उस वो भी इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसकी भी बाउंड्रीज को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका में जो चलता है सिस्टम, उसमें है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब उसको चेंज नहीं किया सकता। दूसरी में अगर बात करूं इंडिया की, तो इनडिस्ट्रक्टेबल आपका यूनियन तो है कि आप लोग अपनी इंडिया की टेरिटरी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट ससीड नहीं कर सकता, तो उसकी वो अपनी जो बाउंड्रीज है, जो अपना पूरा एरिया है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट की, क्या वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, नहीं है, क्योंकि उसको अपन चेंज कर सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप लोगों ने इंडिस्ट्रक्टेबल बना दी, तो फिर स्टेट बनाने से फायदा क्या हुआ। स्टेट बनाने का हमारा जो मकसद था, वो था ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस टाइप की अपनी बात थी। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने ये, अपन लोगों ने इसका एरिया चेंज कर लिया, कुछ स्टेट से अपन ने चेंज कर दिया, तो इसके कुछ प्रोसीजर है। अब कोई भी चेंज तो कर सकते हैं, पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी दो कंडीशंस होंगी, इसकी दो कंडीशंस होंगी। किसकी कंडीशन होंगी, कि आपको अगर इसका एरिया, नाम कुछ भी चेंज करना है, तो आप लोगों को एक बिल लेके आना पड़ेगा, पहली बात तो पहली कंडीशन ये है कि आपका जो बिल होगा वो ओनली पार्लियामेंट के अंदर ही लाया जा सकता है, पार्लियामेंट के अंदर ही लाया जा सकता है। और वो भी कब, जब आपको प्रेसिडेंट कंसर्न दे, मतलब प्रायर कंसर्न हो, रिकमेंडेशन हो, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन हो कि आप ये बिल लेके आ सकते हैं, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही आपका ये बिल आ सकता है। पहली कंडीशन क्या है, कि पार्लियामेंट के अंदर आएगा, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखना प्रेसिडेंट की कितनी पावर हो गई, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अगर जो प्रेसिडेंट है, अगर वो रिकमेंड कर रहा है बिल को, तो उसको रिफर करना पड़ेगा किसी भी स्टेट के लिए। अब किसी भी स्टेट की अगर बाउंड्री चेंज हो रही है, तो उसको उस स्टेट को रिफर करना पड़ेगा कि भाई अब बताओ कि हम लोग ये बिल, हमारे पास जो पार्लियामेंट में बिल आने वाला है, मैं इसको रिकमेंड करने वाला हूं, क्या हम लोग ये चेंज कर पाएंगे कि नहीं। वो क्या करेगी, स्टेट जो होगी, वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक लिमिटेड पीरियड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो सालों से लगी हुई है और सब कुछ कर लिया, वो सजेशन देगी प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है, याद रखना, अब प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो बाउंडेड नहीं है। पहली बात तो याद रखना, उस पर कोई भी फोर्स नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि आपको जो आपकी जो स्टेट जो है, वो जो रिकमेंडेशन दे रही है, वो आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो जो आपका प्रेसिडेंट है, वो उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, और वो आपका जो बिल है वो आपको पार्लियामेंट में रिकमेंड कर देगा। और जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से आप लोगों की
पास हो जाती है। अब मैं जब अमेंडमेंट पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में अंतर क्या है। तो दो कंडीशंस है, पहली क्या थी कि एक तो पार्लियामेंट में आएगा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखना पार्लियामेंट में आएगा अगर प्रेसिडेंट ने पहले रिकमेंड किया हो तो, वैसे नहीं आ सकता है। दूसरी चीज होगी कि जो बिल होगा उसको रिकमेंड होने से पहले स्टेट के पास भेजना पड़ेगा और स्टेट जो होगी वो डिसाइड करेगी, या डिसाइड नहीं बोलेंगे, उस पर कुछ डिस्कस करेगी, रिफर करेगी कि भाई कि हम लोगों का व्यू क्या है कि आप लोग इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं तो फिर क्या, फिर तो वही वाली बात हो जाती है कि भैया हाँ ठीक है बहुत टफ हो गया, क्योंकि तीसरी कैटेगरी भी आ जाती है कि स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट कंसर्न वाली बात भी आ जाती है। तो ये सिंपल होता है, लेकिन ये दो रिकमेंडेशन हैं, दो कंडीशंस हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने क्या कुछ बातें आपको बताई थी कि तीसरा जो है वो आप लोग एक केस है, मैं इसको केस बोल सकता हूं, छोटा सा केस है, छोटा सा केस ही है और कुछ नहीं है, जिसको आप मेंस में लिख के आ सकते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में 2015 में, अगर आपको याद हो, अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, 2015 में इंडिया ने बांग्लादेश को कुछ एनक्लेव्स ट्रांसफर किए थे। एनक्लेव्स क्या होते हैं, पहली बात तो मैं आपको छोटा सा वो बता दूं, एनक्लेव्स क्या होते हैं। एनक्लेव्स और एनक्लेव्स क्या होते हैं कि अगर कोई छोटी सी टेरिटरी है, मान लो छोटी सी टेरिटरी, छोटा सा बना दिया बहुत ज्यादा, ये छोटी सी टेरिटरी है, मान लो एक छोटी सी टेरिटरी है और आसपास भी अलग देश है, ठीक है। तो मान लो अगर ये इंडिया की टेरिटरी है, ये इंडिया की टेरिटरी है और ये बांग्लादेश की टेरिटरी है, और यहां पर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिया गया है, कोई भी रास्ता नहीं दिया गया है। तो अब क्या करेगा इंडिया, अब चूंकि टेरिटरी तो इंडिया की है, तो क्या होगा, इंडिया अपने कोई भी सुविधा यहां नहीं पहुंचा पाएगी, और बांग्लादेश तो बोलेगा कि भाई तुम तो हमारे बांग्लादेश के हो ही नहीं। तो क्या करेगा बांग्लादेश कि भैया हम लोग तुम लोगों का ध्यान क्यों दे, तुम तो इंडियन हो। तो अब क्या हुआ, अब इससे क्या आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी। क्या प्रॉब्लम्स आने लगी, यहां पर बैकवर्डनेस बढ़ने लगी। पहली बात तो कोई भी रास्ता नहीं था जाने आने का, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब ये बात अलग है कि पास में थी बाउंड्री के, तो केवल अब जैसे इंडिया में भी, ऐसे ही इंडिया में भी, अब ये केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, इंडिया में भी ऐसे ही कुछ एनक्लेव्स थे जो बांग्लादेश को प्रॉब्लम आती थी। इंडिया बोलती थी कि भाई हम तुम लोगों को सुविधा क्यों दे, तो इसीलिए इन्हें क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 2015 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया 2015 में, जिसमें इंडिया ने 111 एनक्लेव्स जो थे वो बांग्लादेश को ट्रांसफर किए, लीज पर दिए, मतलब ट्रांसफर नहीं बोल सकते इसको, लीज पर दिए 99 साल के लिए, जितने भी साल के लिए दिए हैं। उनने क्या बोला कि भैया एक काम करो तुम तो ना, ये 111 एनक्लेव्स, ऐसे एनक्लेव्स जिसकी जो टोटल बाउंड्रीज है वो कनेक्टेड है दूसरी कंट्री की बाउंड्रीज से, मतलब आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे एनक्लेव्स 111 बांग्लादेश को दिए। और कितने अपने अपने इंडिया ने उससे बांग्लादेश से कितने लिए, 51 एनक्लेव्स, कितने लिए, टू इंडिया। बांग्लादेश ने इंडिया को 51 एनक्लेव्स दिए और अपन ने कितने दिए, 111। अब आप बोलेंगे अरे यार ये तो चीटिंग हो गई कि बांग्लादेश ने तो 111 दे दिए, बांग्लादेश को तो 111 दे दिए हम लोगों ने, और बांग्लादेश ने हमको 51 दिए। भैया जितने थे उतने तो देगा, और देखा जाए तो 51 एनक्लेव्स हमारे जो 111 एनक्लेव्स है उनसे भी ज्यादा है, एरिया वाइज ये ज्यादा है। तो हम लोगों को घाटे का सौदा नहीं हो। सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी जगह पे बैकवर्डनेस आ रही है और इसको अगर बढ़ाना है तो क्या करेगा, ये यही तो करेगा। तो इस टाइप से अपना ये चीज हो गई, क्या एक इंडियन स्टेट हो गई, और ये अपने, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस टाइप की। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोग एक्वायर कर सकते हैं, ससीड कर सकते हैं, तो ये भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो पाया, कुछ अपने जो बातें की थी, बातचीत हुई थी, उससे ये हो पाया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब मैं अगर बात करूं कुछ कमीशंस की, क्योंकि
ये मेंस में लिखने के लिए काफी अच्छा होता है कि हाँ कौन से कमीशन में कौन सी बात की गई है। तो क्या था 1948 में 1948 में जो था वो क्या था, एक डिमांड उठ गई थी साउथ इंडियन के द्वारा कि नहीं भाई तुम लोग क्या है ना, हम लोगों को भाषा पर बांट दो, लिंग्विस्टिक बेस पर हम लोगों की स्टेट बना दो। तो अब गवर्नमेंट तो थोड़ी सी वो थी कि यार क्या करना चाहिए, कि अगर लिंग्विस्टिक बेस पे बांट दिया तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात हट जाएगी। तो क्या किया गवर्नमेंट ने जून 1948 में एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं धार कमीशन, धर कमीशन। अब धर कमीशन, और यार कमीशन SSION कमीशन, धार कमीशन। अब धार कौन थे, इसके चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन थे। अब इनने क्या, अब इस कमीशन को क्यों बनाया गया था कि इनको ये देखना था कि स्टेट जो है उसको लिंग्विस्टिक बेस पर, लिंग्विस्टिक बेस पर मतलब भाषा का आधार मानकर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उन्होंने बोला था बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो धार कमीशन ने जो अपना जो रिपोर्ट पेश की थी वो की थी अपने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने बाद, 6 महीने बाद दिसंबर 1948 में की थी। और इसने सीधा सीधा बोल दिया था कि किसी भी स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पर नहीं बांटा जा सकता। याद रखना, धार कमीशन ने मना कर दिया था कि हम लोग इसको भाषा के उस पर नहीं बांट सकते। हाँ, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर बांट सकते हैं। चाहो तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका आसान हो जाए तो उसको अपन टुकड़े कर सकते हैं स्टेट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने लिंग्विस्टिक बेस पे इसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इससे क्या हुआ, टशन आने लगी कि भैया नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि नहीं अब क्या करें। तो क्या किया, जैसे 1948 में आया तो उसने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कमीशन बनाया, एक नया कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं, जिसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, हरलाल नेहरू, नेहरू जी खुद थे। दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। अब आप बोलेंगे इसका नाम कैसा रखे, इसीलिए इन लोगों ने जो कमीशन था उसका नाम कर दिया JVP कमीशन, JVP कमीशन। याद रखना JVP कमीशन। किसके बाद, इसके बाद, इसके चूंकि इन्होंने मना कर दिया था, इन लोगों ने बोला चलो हम भी देखते हैं कि क्या होगा। तो ये कब बनाया गया था, अब चूंकि दिसंबर में रिपोर्ट आई थी तो दिसंबर 1948 में ही ये कमीशन बना दिया गया। दिसंबर 1948 में ये कमीशन बना दिया गया, जिसने जिसने जो रिपोर्ट डाली वो कब डाली, जो रिपोर्ट लेके आया वो कब लेके आया, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में ये रिपोर्ट लेके आया। और इसने भी क्या बोला कि नहीं भाई जो लिंग्विस्टिक बेस है इस पर हम लोग स्टेट नहीं बना सकते, स्टेट नहीं बना सकते। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे हम बना सकते हैं। इसने भी रिजेक्ट कर दिया JVP ने। अब क्या हुआ ये बोलने लगे, अब जो अपनी गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर बढ़ने लगा। तो अक्टूबर 1953 में हम लोगों को मतलब गवर्नमेंट को फोर्स के कारण, मतलब उन पर प्रेशर पड़ने लगा, इसके कारण लिंग्विस्टिक बेस पर याद रखना, लिंग्विस्टिक बेस, भाषा के आधार पर। अब इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी लिंग्विस्टिक बेस पर एक नई स्टेट बनाई गई जिसमें उनने मद्रास को तोड़कर, मद्रास अब उस टाइम पे मद्रास था, आजकल तो आपका तमिलनाडु हो गया है, मद्रास को तोड़कर जिसमें से तेलुगु बोलने वाले, तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनको बोलने वाले लोगों को अलग कर दिया और क्या बना दिया, आंध्र प्रोविजन
बना दिया, मतलब आंध्र स्टेट बना दिया, इसको आंध्र प्रदेश भी बोलने लगे, तो वो भी टूट गया है, आंध्र स्टेट बना दी। क्या बना दिया? आंध्र स्टेट बना दी। तो सबसे पहला जो लिंग्विस्टिक बेस पर जो स्टेट बनी थी वो कौन सी थी? आंध्र स्टेट बनी थी। अब इससे क्या हुआ? अब लोग बोला कि हाँ तुम लोगों ने बना दी। अब इससे क्या हुआ कि जो स्टेट बनने के बाद एक डिमांड और बढ़ गई। पहली बात तो ये था कि इसके कारण भी बहुत टसन आए और कुछ कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। एक ने 54 डेज का फास्ट रखा था और उनकी डेथ हो गई थी। तो इस टाइप की छोटी निगेटिव बातें वो नहीं करते इन चीजों में। अब ये ठीक है जो भी है, लेकिन आंध्र स्टेट बन गई थी। तो कुछ डिमांड और आने लगी कि नहीं और भी स्टेट बननी चाहिए लिंग्विस्टिक बेस पे। तो क्या हुआ? दिसंबर 1950, अब अक्टूबर 1953 की बात थी, दिसंबर 1953 में एक नया कमीशन बना जिसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन कमीशन ये 3 लोगों का था, 3 मेंबर थे इसमें। हर मेंबर का नाम अपन को याद रखना नहीं है, हर मेंबर का नाम अपन को याद रखना नहीं है। तो अगर मैं वैसे नाम आपको बता दूं तो एक थे KM पनीकर और एक थे HN किंजरा। HN किंजरा, KNZZRA किंजरा, SN किंजरा। इसलिए नाम याद रखेंगे। फजल अली आपको याद है, फजल अली, SN किंजरा और KM पनीकरन, पनीकरन जो भी है, ठीक है। ये 3 अपने नाम थे। फजल अली तो थे ही उसमें ही। तो फजल अली कमीशन में क्या था कि उनने 1953 में जब इसको बनाया गया था, कब में? दिसंबर 1953 में जब बनाया था, तो उनने लगभग 2 साल ले लिए थे। 2 साल से कभी थे, सितंबर 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की। सितंबर 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बोला कि भाई लैंग्वेज बेस पर किसी भी स्टेट का सेपरेशन हाँ हो सकता है। लैंग्वेज बेस पर किसी भी स्टेट का सेपरेशन हो सकता है। तो मतलब इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस पे मान्यता दे दी, लिंग्विस्टिक बेस पर मान्यता दे दी कि हाँ आप सेपरेट कर लो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, उसने बोल दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब लोग बोलने लगे कि हाँ ठीक है आप लोग लैंग्वेज बेस पे कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि एक स्टेट की एक लैंग्वेज वाली जो थ्योरी है कि भैया हर जितनी भी लैंग्वेज होंगे उस पर एक स्टेट बन जाएगी, वो ने रिजेक्ट कर दी। याद रखना, थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट इनने रिजेक्ट कर दी। याद रखना ये चीज कि फजल अली ने इसको तो सपोर्ट किया था कि लिंग्विस्टिक बेस पे आप सेपरेट कर दो, लेकिन लिंग्विस्टिक बेस पे वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक भाषा एक स्टेट, आपकी एक भाषा और एक स्टेट की थ्योरी को इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। इसी पे लोग खेल जाएंगे। आपको अगर एग्जाम में भी अगर आएगा, वो खेल जाएंगे कि भैया हाँ अब फजल अली ने वन लैंग्वेज वन स्टेट को सपोर्ट किया था और आप लोगों को याद होगा कि भैया लिंग्विस्टिक बेस पे इनने सपोर्ट किया था, तो हो सकता है आप लगा दें कि हाँ सपोर्ट किया था। नहीं, इनने वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली थ्योरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था। तो ये अपना हो गया स्टेट। इसके आगे अगर मैं बताना चाहूं तो और भी काफी कुछ बता सकता हूं, लेकिन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। अब इसके बाद मैं चालू करता हूं आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी है। किसमें? आर्टिकल 368 में। किसमें? आर्टिकल 368 में। और जो किस पार्ट में है? पार्ट 20 में। पार्ट 20 में, याद रखना पार्ट 20 में इसकी दी गई है। और ये पावर किसको मिली है? पार्लियामेंट को मिली है। पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। अब 1973 से पहले क्या था, इसमें कुछ विवाद हो गए थे कि क्या आर्टिकल 368 को किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो मैं सिंपल सा बात करूं, जो केशवानंद भारती केस की जो मैं बात करता हूं हमेशा, 1973 में सीधा सीधा बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट है, प्रोविजंस जो दिए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट तो ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट
उसको बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं करनी है। किससे नहीं करनी है? बेसिक स्ट्रक्चर से। अब बेसिक स्ट्रक्चर को मैं मानूं बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा, ढांचा जो भी है बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ सकती। अगर बुनियादी ढांचे को छेड़ दिया तो आप लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। अब इसके अमेंडमेंट समझने से पहले आपको थोड़ी सी क्या समझनी पड़ेगी कि जो आपकी मेजोरिटी है, मेजोरिटी जो है, बहुमत जो है, वो लगभग कितने टाइप का होता है। मैं आपको यहाँ पर 3 बताऊंगा, वैसे और भी होते हैं लेकिन 3 से ही आपका काम हो जाएगा। पहला होता है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी हिंदी में बोलेंगे विशेष बहुमत। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये चीज, विशेष बहुमत से हम लोगों ने बिल पास किया। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये चीजें होती हैं। दूसरी होती है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। तीसरी अगर मैं बात करूं जो अलग से, जो अच्छी तरीके बहुत अच्छी दी है, ये स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी विथ, याद रखना मैंने विथ लगा दिया, स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट, कंसेंट ऑफ स्टेट। अब मैं आगे मैं पूरा बताता चलता हूं क्या क्या है स्पेशल मेजोरिटी। पहले तो मैं सिंपल मेजोरिटी की बात करूं, सिंपल मेजोरिटी क्या होगी आप लोगों की? सिंपल से कि मेंबर जितने भी प्रेजेंट होंगे पार्लियामेंट के अंदर, आपको जैसे पता है कि राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं? अगर देखी जाए फिक्स जो सीट्स हैं अपनी राज्यसभा के अंदर वो कितनी है? 250 सीट्स जो है आपकी फिक्स है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो सीट्स चल रही हैं वो कितनी है? 245। अब इसमें से कुछ जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, वो जब मैं आपको प्रेसिडेंट वगैरह बताऊंगा, पार्लियामेंट पे आऊंगा तो अंदर डिटेल में सब कुछ आपको बताऊंगा। ऐसी लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो लगभग 550 हैं, 550 लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो फिक्स कितनी है? 550 है, लेकिन कितनी अभी जो प्रेजेंट में है वो 545 है। तो अगर जैसे अगर लोकसभा में जो अगर कोई बिल बन रहा है तो सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी? सिंपल सी बात है कि जितने लोग उस पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, वही स्कूल जैसा काम हो गया कि जितने लोग प्रेजेंट है, बस जितने लोग प्रेजेंट है उनकी मेजोरिटी जो होगी, मेंबर्स जितने भी हैं, मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर्स ऑफ हाउस हैं, जितने, अब चूंकि ईच हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उस पार्लियामेंट के अंदर, केवल उनकी मेजोरिटी ही देखी जाएगी। मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा हो जाना चाहिए, बस जितना है। ये हो गया आपके सिंपल मेजोरिटी की भैया बस हो गया, बस वोट दिया जितने लोग बैठे हैं। अब वो भी आपको पता है कि मिनिमम 10% तो उपस्थिति होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि 2 लोग गए और उन्होंने वोट किया, 3 लोग गए उन्होंने वोट किया, भैया 2 हमें पसंद है, ये बिल पास कर दो, नहीं है, नहीं। इसके लिए भी इन्हें एक लिमिट डिसाइड की है कि आपको 10% लोग जो है आपके उस हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो हाउस लगेगी। वो ये वाली बात हो गई, जब कॉलेज वगैरह में आपको बंक वगैरह मारनी होती है तो कुछ ना कुछ जो मास बंक वाली बात हो जाती है, वही चीज इसमें चलती है। तो सिंपल मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी है। अब स्पेशल मेजोरिटी की मैं बात करूं, स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी? इसमें कंडीशन आ जाती है कि आप लोगों के जो एक हाउस में जितने लोग हैं उसके 50% लोग उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50% लोग आपके जो होने चाहिए, ठीक है, मोर देन 50%, मोर देन 50%। ऑब्वियस ही बात है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये मोर देन 50% वोट होने चाहिए? किसके? जितने भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ हाउस। अब इसमें प्रेजेंट वाली बात नहीं है कि कितने प्रेजेंट है, नहीं, मेंबर ऑफ हाउस जितने हैं उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। 51% ऑब्वियसली बात है उसकी मेजोरिटी हुई, प्लस प्लस आपकी मेजोरिटी जो होनी चाहिए
2/3 होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसमें क्या था, 50% से हो जाए, सीधा सीधा हाफ होना चाहिए, हाफ से अगर हो गया ज्यादा तो आप लोगों का पास हो गया, लेकिन इसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, मेजोरिटी प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, और लिखने में जो भी मेरे से हो रहा है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि उस हाउस में 50% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, 50% से ज्यादा लोग उसमें उसके पक्ष में वोट करने चाहिए जितने आपके इस हाउस में है। जैसे लोकसभा में है 545, तो 545 का हाफ हो गया आपका डिवाइड, अब जितना भी हाफ होगा इसका, उसके हाफ तो इतने वोटिंग होनी चाहिए, साथ में जितने लोग उसमें प्रेजेंट है, मान लो उसमें प्रेजेंट हो गए, मान लो 300 लोग प्रेजेंट हो गए, अब जो तो 550 से ज्यादा ही होगा ना, 300 लोग अगर उसमें प्रेजेंट हो गए, तो पहली कंडीशन तो ये है कि 545 से ज्यादा वोट, 545 के हाफ से ज्यादा वोट होने चाहिए, 250 और 20 और 4 हो गया, 250 270, लगभग 270 वोट तो लगभग इसमें होने चाहिए, साथ में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, प्लस 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए किसमें, मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस में, जितने लोग उसमें प्रेजेंट हैं उसका 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ये इतनी दो दो कंडीशन आ गई। तीसरी अगर मैं बात करूं, स्पेशल, समझ में आया स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी सीधी सीधी बात है कि 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट के, उसमें वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, साथ में मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स हाउस ऑफ द वोटिंग। इसमें क्या था, 50, अब जितने भी प्रेजेंट होंगे उसके दो तिहाई लोगों को देना पड़ेगा। अब जैसे 50% की तो बात हो गई थी कि 50% लोग जो होंगे, 50% लोग जो होंगे अगर उन्हें वोटिंग कर दी, अब जैसे उसमें अगर 100 लोग प्रेजेंट है, 100 लोग प्रेजेंट है और अगर 51 लोगों ने वोटिंग की है, तो ये बिल पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी में, ये बिल पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको कम से कम 270, आप अगर मैं ये वाली बात करूं 45 वाली, तो लगभग 280 तो आपको मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। तो कितना हो गया, 3 सत्ते की 3 नाम 27, 3 पंजे 15। तो देखिए जैसे 280, अब जैसे अगर 280 लोग प्रेजेंट है उसमें, तो पहली कंडीशन तो यही होगी 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो 50% से ज्यादा हो रहा है 545 का। अब उसमें भी कितने वोट होने चाहिए, अब अगर मैं सिंपल मेजोरिटी की बात करूं और 280 लोग प्रेजेंट है, तो 141 पे अपना क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन में क्या होगा, 2/3 होगा, तो लगभग 184 कम से कम उसमें होने चाहिए, वोटिंग में मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा एग्जांपल था कि इतना लगभग होना चाहिए। तो वही प्रेजेंट 50% से ऊपर, या तो 50% से ऊपर हो जितने लोग उसमें प्रेजेंट है, साथ में यही कंडीशन है कि 50% से लोग, अब जैसे 550 हो रहा है तो उसके 50% से ज्यादा हो जाए, या फिर जितने लोग प्रेजेंट है, जितने लोग भी प्रेजेंट में भी कंडीशन आ रही है ना, जितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 मेंबर, 2/3 जो वोटिंग होगी वो उसके पक्ष में जाएगी। दूसरी अगर मैं बात करूं स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट, अब स्पेशल मेजोरिटी तो यही वाली बात हो गई, लेकिन साथ में हर स्टेट के पास भी वो बिल जाएगा और वो स्टेट सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करेगी। याद रखना कि 3 कंडीशन हो गई, एक तो सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% पे हो गया, जैसे अपनी वोटिंग होती है, जितने लोग खड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा जिसको मिलेगा वो हो गया काम। तो वोटिंग में अब उसमें तो ये यस और नो चलता है, तो यस और नो में 50% वाली बात आ गई कि 50% वोट अगर मिल गया किसी को ज्यादा तो ये सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। इसमें अगर प्रेजेंट है पार्लियामेंट में तो उसका 50% मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, और अगर 2/3 मेजोरिटी है उस प्रेजेंट वाले में, 2/3 मेजोरिटी है तो वो पास हो जाएगा, प्लस लिखा है ये चीज। अब साथ में अगर मैं बात करूं उसकी स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसर्न ऑफ स्टेट, अगर मैं विद की जगह एंड भी लगा दूं तो भी वही बात हुई, तो एंड कंसर्न ऑफ स्टेट, कंसेंट होना चाहिए स्टेट का। अब स्टेट के अंदर भी बिल जाएगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करके अब सारी के सारी स्टेट का हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं तो जीएसटी जो बिल आया था
वही ऐसी ऐसी तो फंसा था कि हाँ भैया स्टेट इनने तो पास कर दिया था, लेकिन स्टेट के अंदर ये फंसने लगा था, तो कंसेंट ही नहीं मिल रहा था स्टेट का। तो जीएसटी इस टाइप से ही हुआ था। अब मैं एग्जांपल की बात करूं तो सिंपल मेजोरिटी में अपन कौन कौन से अगर बिल की बात करें, मैं मिटाल नहीं रहा हूं उसको, एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन से बिल आ जाएंगे इसके अंदर, स्पेशल मेजोरिटी से लगभग कौन कौन सी चीज है, किससे रिलेटेड जो बिल है आपके पास हो जाएंगे। पहली हो जाएगा स्टेट रिलेटेड, स्टेट रिलेटेड जो मैंने अभी बात की थी, जो स्टेट यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करी थी, स्टेट से रिलेटेड जितने भी हैं, जितने भी बिल है, चाहे फॉर्मेशन हो, स्टेब्लिशमेंट हो, कुछ भी हो, सारे के सारे बिल अपने सिंपल मेजोरिटी से आपके हो जाएंगे। मैं क्या बात करूं, ये हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से आपके हो जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें, शेड्यूल सेकंड, सेकंड शेड्यूल में कौन कौन सी बातें की थी मैंने लास्ट टाइम जब आपको शेड्यूल्स बताए थे, उसमें बात की थी कि आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, किसके, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, गवर्नर और आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी अलाउंसेस वगैरह उनको दिए गए, प्रिविलेजेस वगैरह दिए गए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को जितने प्रिविलेजेस दिए गए हैं, वो किसके अंदर है, सेकंड शेड्यूल के अंदर है। तो उसको भी ये चेंज कर सकते हैं आप। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख लें, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पार्लियामेंट, दिल्ली में जो था, उन्हें क्या किया था, अपनी सैलरी बढ़ा ली थी, अपने जितने भी नेता हैं, जितने पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमएलए वगैरह, उनकी सैलरीज भी बढ़ा दी थी। किससे बढ़ा दी थी, सिंपल मेजोरिटी से बढ़ा दी थी। तो स्टेट रिलेटेड इसी से हो जाता है, सिंपल से। शेड्यूल सेकंड में जितनी भी चीजें होंगी वो उससे हो जाएगा। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी होगा, लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, वो भी इससे हो जाएगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सारे के सारे नहीं बता रहा हूं, बस एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सिंपल मेजोरिटी की अगर बात करें तो स्टेट रिलेटेड, शेड्यूल सेकंड और लैंग्वेज। ऐसी सिटीजनशिप की मैं बात करूं, सिटीजनशिप, नागरिकता, इसीलिए तो इतना ज्यादा विरोध हो ही रहा है कि सिटीजनशिप बिल का, कि सिंपल मेजोरिटी से तुमने लिया और सिटीजनशिप भी बदल दी कि भैया कौन सिटीजन होगा और कौन नहीं होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो इसकी मैं बात करता हूं, वो हमेशा मैं बात करूंगा शेड्यूल, शेड्यूल फिफ्थ एंड सिक्स्थ की, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की। शेड्यूल 5 की अगर मैं बात करूं, शेड्यूल 5 की अगर मैं बात करूं, तो अब मैं बात करूं प्रोसीजर की, प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि आप लोगों को बिल कैसे लेके आना है, कैसे नहीं लेके आना है, इस पर क्या लिमिटेशंस वगैरह हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप बिल अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपके वैसे ही लेके आओगे। तो पहली जो कंडीशन होगी, तो इस बिल को किसी भी हाउस में लेके आ जा सकता है, पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी हो उसमें लेके आ सकते हैं। बट इसको स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं ला सकते, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं ला सकते। जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसमें नहीं ला सकते, केवल पार्लियामेंट में ही लाया जा सकता है। दूसरी चीज, इसे कोई भी ला सकता है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो चाहे वो एक मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर। अब प्राइवेट मेंबर कौन होंगे, जो मिनिस्टर नहीं होंगे, ये तो बोल दिया कि अपने झिला दिया। अब अपोजिशन पार्टी में भी तो कुछ लोग होते हैं, या फिर जो आपका प्रेसिडेंट है कभी नॉमिनेट करता है हर जगह से, 12 राज्यसभा में, लोकसभा में 2, इस टाइप की चीज है जो उन्होंने किए, तो इनको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। जो पार्टी अपने अपने अपोजिशन में है या फिर जो प्राइवेट मेंबर्स है वो है, वो इनको लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है वो मिनिस्टर ही हो वही लेके आएगा। लेकिन इसमें सबसे जो जानने वाली बात है वो क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अपन ने देखा था, जो सिटीजन, उसकी जो अपन बात कर रहे थे अभी, स्टेट वाली जो बात कर रहे थे, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे थे, उसमें अपन ने क्या देखा था कि स्टेट में अगर आपको बिल लेके आना, उसका अगर आपको चेंज कराने हैं, तो आपके जो प्रेसिडेंट होंगे उसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, उसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। बट इस केस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। याद रखना, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन
नहीं चाहिए, याद रखना। इस केस में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जो आपका बिल होगा वो हर हाउस में, ईच हाउस में, तीसरा, अब लेके तुम चाहे लोकसभा में आओ राज्यसभा में आओ, लेकिन इस बिल को पास्ड इन ईच हाउस, मतलब दोनों हाउस में इसको पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन है कि स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास होना चाहिए ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। अब जैसे मैं अगर आगे जब मैं बात चलेंगे अपन जब पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में बताऊंगा कि अगर कहीं किसी में रजामंदी नहीं बनती है, मालूम पड़ा लोकसभा मान गई राज्यसभा नहीं मानी, राज्यसभा मान गई लोकसभा नहीं मानी, तो क्या होगा, ये बिल कोलैप्स हो जाएगा। और अगर कोलैप्स हुआ तो कुछ कुछ केसेस में क्या है, हम लोगों ने ज्वाइंट सिटिंग की बात की है कि भैया लोकसभा को भी ले आओ राज्यसभा को भी ले आओ, दोनों को बिठाल के अपन लोग रजामंदी कर लेंगे। प्रेसिडेंट बुलाता है कि भैया नहीं ये जरूरी है आप लोग कर लो, तो क्या इस केस में आपका जो होगा ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है ना, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ज्वाइंट सिटिंग जैसे जहां तक मैंने अभी पढ़ा है वहां तक क्या होगा, दो केसेस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होते। एक तो मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसको भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं लगाई जा सकती। ठीक है। तीसरी बात, अगर ये आ रहा है, अगर ये बिल कहीं भी पास हुआ है, अगर ये बिल पास हो, आपको जैसे पता है कि प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया पास होने के बाद या रिकमेंड होने के बाद, तो वो क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, या फिर से उसको भेज सकता है कि भैया आप रिव्यू कर लो। ठीक है। तो इस केस में प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही होगा। फोर्थ है प्रेसिडेंट मस्ट, याद रखना मस्ट लगा दिया मैंने, मस्ट गिव हिज एसेंट टू बिल। वो विदहोल्ड नहीं कर सकता, मतलब ना तो वो रख सकता है ना वो रिटर्न कर सकता है, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, मतलब उसको साइन करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, याद रखना। ऐसे ही अपना मनी बिल में भी होता है, लेकिन मनी बिल में ये होता है कि रिकमेंडेशन उसकी होती है, प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन होती है, फिर उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं करेगा। तो इस केस में भी प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा, चाहे वो बिल को ना तो वो विड्रॉ कर सकता है और ना ही वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होगा, इन चीजों के चलते क्या हुआ, इन चीजों के चलते क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्या है, परमानेंस नहीं है, परमानेंट नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो, आप चेंज कर सकते हो, वो बात अलग है कि रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, स्पेशल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं, और केवल लोकसभा राज्यसभा में ला सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं ला, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे लाओगे, स्टेट का तो पहले ही बता दिया था कि स्टेट इंडस्ट्रेटेबल नहीं है, उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब सीधे यूनियन उसमें ही आया कि मतलब यूनियन में आया कि भैया आप लोगों को तो स्टेट हटाई दे रही है, स्टेट की करोगे क्या, फिर तुम स्टेट में तुम ला नहीं सकते, तो पावर किसके पास जाना है, यूनियन के पास है। तो इसीलिए उन्हें लोकसभा राज्यसभा में ला सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं ला सकते। प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर कोई भी ला सकता है, साथ में अगर पास किया जा सकता है इसको, किसी ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको पास करना पड़ा, लेके जाए लोकसभा में आया चाहे राज्यसभा में, लेकिन दोनों में पास होना चाहिए, तभी इसको होगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती राज्यसभा और लोकसभा की, राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म क्या हो गया इसका कि प्रेसिडेंट उसमें एसेंट देना ही पड़ेगा, और क्रिटिसिज्म हो गया कि इसमें परमानेंसी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, छोटी सी मैं इसमें बात कर लूं बेसिक स्ट्रक्चर की, देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल सा। पहले क्या होता था कि कभी भी कोई भी लेके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करते थे, और उसके बाद क्या किया, जो अपने केशवानंद भारती केस हुआ उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, बस उसको आप छेड़खानी मत करो और हम इसको चेंज कर देंगे। अब मैं सीधी सी छोटी सी बात करूं, डीपीएसपी की छोटी सी स्टोरी है, वो आप सुन लें, मैं इस पर लिखने की भी कोशिश नहीं करूंगा, बस डीपीएसपी की स्टोरी है वो सुन लें, और उसके बाद मैं ये लेक्चर खत्म करता हूं। तो मैं बात कर रहा था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के, एंड डीपीएसपी के बारे में।
क्योंकि आप चूंकि अमेंडमेंट एक्ट की बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात चल रही है, स्पेशल मेजोरिटी की बात चल रही है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो एक केस था चंपक राम दई रंजन केस। कौन सा? चंपक राम दई रंजन, चंपक राम दई रंजन केस था, 1951 में ये हुआ था, 1951 में ये हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जहां भी अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का टकराव देखने को मिलेगा, क्या? जहां भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का टकराव देखने को मिलेगा तो फंडामेंटल राइट हमेशा जीतेगा, फंडामेंटल राइट बड़ा होगा, मतलब फंडामेंटल राइट की पहले सुनी जाएगी। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, डीपीएसपी को थोड़ा छोटा कर दिया और फंडामेंटल राइट को थोड़ा बड़ा कर दिया। ये बात हमारी गवर्नमेंट को पसंद ही नहीं आई, ये बात हमारी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, तो वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। कौन से? कौन सा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फोर्थ और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेके आई। फर्स्ट कब आया था? आपको पता ही है, 1951 में आया था। फोर्थ कब आया था? 1953 में आया था। और जो 17 था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 17 था, वो आया था 1964 में। ये तीनों मैं आपको बता चुका हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कारण इन्होंने क्या किया कि वही राइट टू प्रॉपर्टी वाली बात, फंडामेंटल राइट से छेड़खानी करने लगे और उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की कि भैया हम स्ट्रॉन्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। मतलब पूरे का सार ये था, मैं अंदर की डिटेल में नहीं आऊंगा उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन पूरे का सार ये था कि पार्लियामेंट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान कर दिया, जिसके कारण फंडामेंटल राइट जो थे उनका हनन होने लगा था, फंडामेंटल राइट का हनन होने लगा था, क्योंकि वो कुछ भी चेंज कर सकते थे। जब उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी हटाने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता था। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा केस आया, एक उसका नाम था गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस आया 1967 में, 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है तो आपके जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन नहीं होना चाहिए। If you wanna implement the DPSP, you cannot take out the fundamental right। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, पार्लियामेंट कैन नॉट इंप्लीमेंट डीपीएसपी while changing the fundamental rights, while changing the fundamental rights। ये किसने बोला था? गोलकनाथ केस ने बोला था। मतलब इसमें भी क्या हुआ, उनने डीपीएसपी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आप लोग डीपीएसपी इंप्लीमेंट तो करेंगे लेकिन आपको फंडामेंटल राइट को नहीं हटाना है। इसमें भी अब सरकार तो चुप होने वाली है नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, 1961 में, 1971 में, अब जो कि 67 आ गया, 1971 में पार्लियामेंट को आया गुस्सा, वो लेके आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, गुस्सा आया जो भी है। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग वो लेके आए आर्टिकल 31 सी, आर्टिकल 31 सी, ये आर्टिकल वो लेके आए। उसमें 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या लेके आए, आर्टिकल 31 सी। और ऐसे 24th की बात करूं तो उन्होंने क्या किया था, आर्टिकल 31 सी में, आर्टिकल 31 सी में दो बातें बोली थी, आर्टिकल 31 सी में दो बातें बोली थी। क्या किया इनने, आर्टिकल 39 बी और सी जोड़ दिया इसके अंदर। आर्टिकल 31 सी के अकॉर्डिंग ही ये वाली बातें चल रही हैं कि जो आर्टिकल 31 बी और सी में जो है डीपीएसपी को स्पेशल प्रोविजन दे दिया और उन्होंने बोला कि डीपीएसपी को हम चेंज कर लेंगे, डीपीएसपी को हम चेंज कर ले, इंप्लीमेंट कर लेंगे, चेंज की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, डीपीएसपी को हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, बट हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, कौन सा, आर्टिकल 14, 19 और 31 को छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। मतलब अगर हम इन तीनों से छेड़छाड़ी नहीं करते तो हम पूरे के पूरे
डीपीएसपी कहीं भी इंप्लीमेंट करा सकते हैं। आर्टिकल 14 आपको मैंने बताया था, वही वाली बात थी, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और 19 में क्या था, 6 फ्रीडम दिए गए थे कोई भी स्पीच वगैरह का। और आर्टिकल 31 क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 जो है हम इनसे छेड़खानी नहीं करेंगे और सब होगा। और ये तो पहली बात बोली थी इनने आर्टिकल 31C के अकॉर्डिंग। दूसरी बात उनने जो सबसे बुरी बात जो बोली थी, उनने बोला था कि अगर इसके अलावा हम लोग कुछ भी करते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ भी करते हैं, तो कोई भी कोर्ट हमारे फैसले को नहीं बदल सकती, हमारे फैसले को नहीं बदल सकती। मतलब कोई भी कोर्ट में आप लोग नहीं जा सकते। हम लोगों ने अगर इम्प्लीमेंट करवाया है तो कोर्ट से हम लोग बाहर हो जाएंगे कि हम लोग कोई रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं लगेगा। नो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ये इनने बात की थी इतनी बुरी। तो इससे क्या हुआ, 1973 में, जिसकी मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमने माना कि तुम लोगों ने ये काम सही किया है, ये इस पे ये राजी हो गए थे। लेकिन दूसरी जो बात थी नो जुडिशियल रिव्यू वाली जो बात थी, उसमें ये बोल दिया था कि भैया ये वाली बात तो गलत है कि हम लोग जुडिशियल रिव्यू के बाहर रख देंगे। तो उनने आर्टिकल 31C जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बोल दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बोल दिया था। ये आर्टिकल 31C के अंदर नहीं बोल रहा है, मैं इसके अंदर बोल रहा हूं कि इनके अंदर ये वाली 2 बातें की गई थी और इसके अंदर बात की गई थी नॉट जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 31C के अंदर इन्हें उड़ा दिया था कि बोला नहीं ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन हाँ ये वाली बात मान ली थी कि हाँ ये वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। तो वैलिडिटी इसको क्या देती, मतलब अगर मैं बोलूं पूरा का पूरा, मैं लिखने में गलती कर रहा हूं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड जो है ना, वो कौन सा पार्ट हो गया इसका, पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 31C, पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 31C। मैंने बोला था ना जुडिशियल रिव्यू जो हटेगा, तो ये हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन आर्टिकल 31C को क्या कर दिया उन लोगों ने कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया। बस अगर ये डिलीट कर दो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाएगा। अब सरकार फिर भी नहीं मानी, सरकार क्या करने लगी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया, जो आपको पता है 1976 में आया, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 31C की और ज्यादा बढ़ा दी कि अभी तो 39B और C थी, उनने उसका क्या रहा जो कैटेगरी जो थी और बढ़ा दी, उसको और ब्रॉड करने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम करते जाओ। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट तो सीधा बोलने वाला कि भाई ठीक है 14, 19, 31 वाली बात हो गई, तो ये वाली बात हमने बढ़ा दी। और उन्होंने क्या किया, थोड़े से उन्होंने कंडीशंस और बढ़ा दी, उसको और ब्रॉड कर दिया, मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश की कि भाई जुडिशियल रिव्यू से बाहर चलाया कैसे भी करके। लेकिन क्या हुआ, मिनर्वा मिल केस जो हुआ, मिनर्वा मिल केस 1980 में एक केस हुआ, मिनर्वा मिल केस। उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, उसमें क्या, अब चूंकि अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया तो 44th में भी कुछ, अब मैंने बताया था कि कुछ तो चीजें हटी जाएंगी, तो 44th में भी उन्होंने चीजें डिलीट कर दी, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब आया मिनर्वा मिल केस 1980, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे क्या हो गया था कि आपका जो 14 और 19 का तो बेस चलेगा ही, आर्टिकल 14 और 19 का तो बेस चलेगा, लेकिन जो आर्टिकल 31 जो था, आपको पता है कि आर्टिकल 31 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया और 300A में डाल दिया। तो ये वाली चीज पे कंडीशन हट गई, 14 और 19 पे लेके आप लोग उस पर डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बस इसका हनन नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं, अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं, ये कौन सी बात हो गई, मिनर्वा मिल केस की बात हो गई। अब ये तो बोल दिया कि हाँ 1980 में ये था, अब प्रेजेंट में क्या हो गया कि प्रेजेंट में बोलने लगे कि भाई मिनर्वा मिल केस में ना 14-19 की बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के टाइम की जो बात है उसमें बोलूं तो आप लोग डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। पहली बात तो यह आप लोग डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करा सकते हैं, लेकिन ये वाली बात भी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने बोला बस आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन नहीं होने देना है, सीधी सीधी बात है, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होने देना है, ये सबसे बड़ी बात बोली थी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है,
अब उसमें अपन लोग कैसे आगे आगे जाते हैं, मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि मैं बात के लिए ये छोड़ना नहीं चाह रहा। छोटी सी चीज है, 2-3 केस हैं, उसमें अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे बनाया और क्या क्या था बेसिक स्ट्रक्चर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की सिंपल कहानी है, जैसे मैंने आपको डीपीएसपी की बताई थी, सेम वही कहानी है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे है। पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपको हिंदी में बताऊं, तो एक आधार है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक सिंपल सा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो आपको बताएगा कि आप लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आप लोगों ने उसकी आत्मा ही निकाल दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा का सारा उसका जो मतलब है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ये इजाद किया, क्योंकि कभी भी कोई भी पार्लियामेंट कहीं भी आके चेंज कर देती जब उसकी मर्जी थी। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें मैंने आपको बताया था 1951 में आया। उस टाइम पे क्या था, उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी को उन्हें क्या कर दिया था, कर्टेल कर दिया था, थोड़ा सा चेंजेस कर दिए थे। तो क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद केस ने क्या बोल दिया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड है, कुछ बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम पे तो इग्नोर मार दिया था कि चलो ठीक है, आपने चेंजेस किए हैं, हो जाएगा, क्योंकि नया नया आया था कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ था, गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। उसमें क्या किया था, अब चूंकि सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था 1964 में, उसमें क्या किया उन्होंने 1964 में, उसमें गोलकनाथ केस ने उसको चैलेंज किया। तो गवर्नमेंट ने अब चूंकि अब सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट लेके आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को बदल दिया। आर्टिकल 13 जैसे मैंने बताया था फंडामेंटल राइट कराते समय कि आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन है कि क्या लॉ है। अब मैंने जैसे बताया था कि अगर लॉ है, किसी चीज का लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से या गवर्नमेंट के पर्पज से वो चीज चल रही है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। उन लोगों ने लॉ की डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि अगर कोई चीज लॉ है, पहले से लॉ है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने लॉ की डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि लॉ ही अलग चीज है। तो अब जो आप लॉ की डेफिनेशन ही चेंज कर दोगे, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकते हो। तो पहला उन्होंने क्या किया कि लॉ की डेफिनेशन चेंज कर दी। दूसरी चीज 368 की डेफिनेशन चेंज कर दी कि 368 क्या है। तो ये चीज ने अमेंड कर दी, डेफिनेशन भी चेंज कर दी और थोड़ा सा जोड़ भी दिया। अब क्या था, केशवानंद भारती केस, जो केशवानंद भारती केस जो मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ, 1973 में गोलकनाथ केस को चैलेंज कर दिया। गोलकनाथ केस को चैलेंज कर दिया, मतलब चैलेंज नहीं बोलेंगे, सीधे उन्होंने बदल दिया उसकी बातें को। और उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज निकाली, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक फीचर्स भी बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका एक आधार है। अब जो कि बेसिक स्ट्रक्चर निकाल दिया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट लेके आ गई कि भैया आर्टिकल 368 को हम अमेंड करेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया था आर्टिकल 368 में, उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम तो उसको 9 शेड्यूल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। 9 शेड्यूल में अगर हमने डाल दिया, मतलब आर्टिकल, अगर हमने राइट टू प्रॉपर्टी को किसी भी किस में डाल दिया, 9 शेड्यूल में अगर डाल दिया, तो क्या होगा, उससे हम लोग जो जुडिशियल रिव्यू जो होगा वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगी। तो इस टाइप की चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे की थी, एक आध चीज नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस टाइप की चीजें नहीं की थी कि आर्टिकल 368 को अमेंड करने की कोशिश की थी और चैलेंज किया था बेसिक स्ट्रक्चर को। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में चैलेंज दे चुकी थी, तो मिनर्वा मिल केस, अब चूंकि ये कब की बात है, 1976 की बात है, आपको याद होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आया था। अब 4 साल बाद ही मिनर्वा मिल केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट करार दे दिया था, और उसमें इसने बोल दिया था कि आर्टिकल 368 को पार्लियामेंट नहीं बदल सकती है, अगर वो नहीं, आर्टिकल 368 को वो नहीं बदल सकती है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो अमेंडमेंट चैलेंज कर रहा है, जो आर्टिकल 368 को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर चैलेंज कर रहा है, तो वो अमेंडमेंट इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाएगा। तीसरी बात, अब लास्ट पे क्या हुआ, आखिरी बार ने क्या फैसला दे दिया, सीधी सीधी बात है। अब टाइम निकल गया, 1980 में ये वाली बात हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि भाई अब
बेसिक अब अमेंडमेंट तो कर चुके थे, काफी अमेंडमेंट कर चुके थे, 24th कर चुके थे, 7 कर चुके थे, 1st कर चुके थे और कुछ केसेस भी फंस चुके थे। तो उनने क्या बोला कि यार एक टाइम डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस डेट के बाद आए थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस डेट के बाद आए थे, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक काम करते हैं, 24 अप्रैल 1973, 19 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी, याद रखना डेट है ये करेक्ट, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अमेंडमेंट एक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड हो जाएंगे। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी वाले को फिर से फंडामेंटल राइट में नहीं जोड़ पाए, यही कारण है इसका कि नहीं जोड़ पाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 300A में पहले ही डाल दिया था। वो आप बोलेंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने डिलीट कर दिया, नहीं, लेकिन 300A में तो पहले डाल दिया था ना, और चूंकि उन्होंने वैलिड भी दे दिया था 1951 में, वो बात अलग है, बाद में चैलेंज किए गए, लेकिन जो हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर सीधी सीधी बात है, उन्होंने 15 या 16 ऐसी चीजें बोली थी, ऐसी लाइंस बोली थी कि भैया ये वाली चीजों का हनन नहीं हो। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे फंडामेंटल राइट उस बेसिक प्रिंसिपल का है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उनसे रिलेटेड है, मतलब जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये छोटी सी चीजें थी, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मैं इसको कवर कर चुका हूँ। अब मैं अगले वीडियोस में जो करूंगा यूनियन से रिलेटेड सारी चीजें करूंगा, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ट्राई करूंगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर वगैरह जो है, जो स्ट्रक्चर होता है चलाने का, हो सकता है कि मैं यूनियन और जो स्टेट है वो दोनों साथ में ही लेके चलूं, जिससे आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और मैं एक ही बोर्ड पे एक ही साथ करता चला जाऊंगा। तो आपका जितने जल्दी हो सके मैं इसको खत्म कराने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 वीडियो लगेंगे, सारा का सारा आपका इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।